हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अतुल रंजन आपका फिजिक्स टीचर। और माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जनरल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में भी बेसिकली हमने टू वेक्टर्स के लिए देखा था। टू वेक्टर्स, और ये टू वेक्टर्स जिनका एडिशन करना होता है उसे क्या कहा था हमने? कंपोनेंट वेक्टर। इन्हीं कंपोनेंट वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था। तो दो कंपोनेंट वेक्टर और एक रिजल्टेंट, तीनों को जब आप ऐड करोगे, तीनों को आप जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या मिलता है आपको? एक ट्रायंगल मिलता है। दैट्स व्हाई टू वेक्टर के लिए क्या कहते हैं? टू वेक्टर के लिए वेक्टर एडिशन को जनरली ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। मेरे हिसाब से प्रीवियस क्लास आप सब लोगों ने देख लिया होगा, आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर होंगी। और वहां पे हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था और डायरेक्शन फाइंड आउट किया था। डायरेक्शन किससे? वेक्टर ए से भी फाइंड आउट किया था और वेक्टर बी से भी फाइंड आउट किया था। ठीक है, वहां पे हमने ये एंगल और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया था? जनरल ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल फॉर एनी ट्राइंगल से हमने फाइंड आउट किया था। और मैंने बताया था कि ट्राइंगल कौन कौन से हो सकते हैं। ट्राइंगल आप आइसोस्सेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड सेम होते हैं। और स्केलिन ट्राइंगल जिसमें आपका तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को क्लियर होगा। और एक राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही। तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल जो मैंने बताया था वो जनरल जनरल ट्राइंगल के लिए, एनी ट्राइंगल के लिए बताया था। तो इसके सारा कुछ एनालिसिस स्केलिन ट्राइंगल पे चला, तो उससे हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया कोसाइन रूल से। और साइन रूल से क्या फाइंड आउट किया हमने? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट किया विद द ए एंड एज वेल एज विद द बी। ठीक है ना, ए से जो हमने रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड आउट किया उसे अल्फा कहते हैं, और बी से जो हमने डायरेक्शन फाइंड आउट किया रिजल्टेंट का उसे बीटा कहते हैं। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी। फिर से आप अगर चाहते हो तो प्रीवियस क्लास एक बार ग्लिम्स ले सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मैंने कहा था कि वो सारा कुछ जनरल रूल देखा था, लेकिन एनसीईआरटी में आप बिगिनर्स हो माय डियर, आपके लिए मैंने कहा था कि फॉर्मूला जरूरी होता है, क्योंकि आप अपग्रेडेड नहीं होते हो। जैसे जैसे आप अपग्रेडेड होते जाओगे, फाइनली रिजल्ट आने से मतलब है। ठीक है ना, आप कौन सा मेथड लगाते हो? कोसाइन रूल लगाते हो या जो एनसीईआरटी का किताब है उससे लगाते हो। लेकिन बिगिनर्स के लिए एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, तो बिगिनर्स कहीं ना कहीं इजी हो जाता है उन चीजों को अप्लाई करना। ठीक है, जनरल रूल में वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला देने से। ठीक है, लेकिन अपग्रेड करोगे तो वही जो आपको फॉर्मूला दिया गया है उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन इजिली फाइंड विद द हेल्प ऑफ दैट कोसाइन रूल एंड साइन रूल। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूं कि ये जो डेरिवेशन है मैं एनसीईआरटी का किताब जो है उससे लेके कर रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको बेसिकली 11-12 का जो सिलेबस है इसी को फॉलो करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपको? रिजल्टेंट दो वेक्टर था हमारा। और एक चीज और माय डियर फ्रेंड, मैंने कहा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है कैसे लेते हैं? या तो टेल टू टेल लेते हैं या तो हेड टू हेड लेते हैं। मैंने कहा प्रीवियस क्लास का एक बार फिर से ग्लिम्स लेना, सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट, और इसे हमें देखना है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट डायरेक्शन का फॉर्मूला हमें चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। मैंने कहा था कि ए कैसे है? ए इज हॉरिजॉन्टल लाइक दिस वन। ठीक है, इजी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। और बी कैसा था? बी इज लाइक बी इज लाइक दिस वन। बी इज लाइक दिस वन, थोड़ी से डिफरेंट। ठीक है, इज लाइक दिस वन। ये बी हो गया। और रिजल्टेंट क्या था? रिजल्टेंट आपका यही था। ठीक है, इसको नेमिंग कर दे रहा हूं। दैट वन इज टेकन टू बी ए बी सी। ठीक है, इसे नेमिंग कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि भाई थीटा कौन सा लोगे? ए को पैरेलली शिफ्ट करोगे, ए को ए को अपने ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाओगे। मैंने कहा था आप ए को अपने ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाओगे। जानबूझ के सॉलिड लाइन ले रहा हूं और कलर इसीलिए डिफरेंट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में बात आ रहा होगी। ए को ही पैरेलली आगे बढ़ाओगे। और ये आपने क्या लिया था? दैट वन इज एग्जैक्टली द थीटा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये आपका अल्फा था, ये अल्फा में फाइंड आउट करना है, ये बीटा हमें फाइंड आउट करना है।
और ये क्या बना दिया था मैंने, गामा बना दिया था, विच इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा, और यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, आइए देखते हैं हम। अलग कलर लेता हूं मैं, अलग कलर लेता हूं। अब मुझे डेरिवेशन करने के लिए क्या करना होगा कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां से बी से, कहां से, बी से एक, आप ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सर जो बता रहे हैं वही। ठीक है ना, सर जो बता रहे हैं वही आप बी ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। कहां पे, बी पे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो बी पे। तो एक तरीका ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो बी पे, ये बी को आपने पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, और ए बी पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो एक मेथड ये भी हो सकता है। कभी भी ये जान लो कि कोई टीचर बता रहा है तो बस कोई एक पर्टिकुलर मेथड इसलिए लेके चलता है कि स्टूडेंट को क्या हो, स्टूडेंट को कन्वीनियंट हो। अगर वो सारा कुछ एक ही साथ बताने लगे ना, आप, मैंने कहा ना माय डियर, एक बेसिक और स्टैंडर्ड नॉलेज ले लोगे ना, तो आपका दिमाग डे बाय डे, वो जब भी उसे पढ़ोगे आपका दिमाग डे बाय डे अपग्रेड करता जाता है। ठीक है ना, मैथमेटिकली एनालिसिस आपका इनहांस हो, मैथमेटिकल एनालिसिस आपका इनहांस हो जाता है, होता रहता है, और मैथमेटिकली आप उसे इजिली एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, बी पे भी आपको खुद दिमाग आएगा, अच्छा बी पे अगर हम परपेंडिकुलर ले ए से, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने कहा अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हो सकता है लिटिल बिट आप कंफ्यूजन हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख नहीं रहा है। लेकिन यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूंगा तो आप बिगिनर्स हो, आपके लिए राइट एंगल ट्राइंगल कहीं ना कहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए चलिए, मैंने कहा कि बी से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे दिखेगा क्लियरली, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखेगा, और इसे मैं क्या कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसे, ए को क्या किया मैंने, ए को अपने ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाया, और बी पे, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका भी, इस पॉइंट का भी कुछ नेमिंग दे दे रहा हूं मैं, डी नेमिंग दे दे रहा हूं मैं। ठीक है, इस पॉइंट का मैं क्या नाम दे दे रहा हूं, डी नाम दे दे रहा हूं। कोई आपत्ति, मेरे हिसाब से कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है माय डियर, आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आप जानते हो कि इस तरीके से मैग्नीट्यूड लिखते हैं, या फिर सिंपली इस तरीके से भी लिखते हैं। आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल। देखो इसमें एक्चुअली देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है माय डियर। एक एक्चुअली यहाँ पे देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल दो बन रहा है। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए बी डी, ए बी डी। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल माय डियर डियर बन रहा है सी बी डी। देखो सी बी डी, सी बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल सी बी डी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो बड़े वाले ट्राइंगल में हम देखेंगे, वी विल सी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर लेंगे, मैग्नीट्यूड पाइथागोरस रूल, आर कहीं ना कहीं हाइपोटेनस है, क्योंकि इस बी को अभी ए बी डी में इस बी को भूल जाओ, फिलहाल में बी को भूल जाओ। तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने आर, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, दिस वन इज द हाइपोटेनस है। एंड अब पाइथागोरस रूल जानते हो कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, रूट अंडर बी डी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। मेरे हिसाब से इतना तो क्लियर हो गया होगा। बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, एडी को क्या लिख सकते हो, एडी को आप लिख सकते हो माय डियर ए सी प्लस, देखो थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर होना चाहिए, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। क्या लिख सकते हो, एडी को, एडी को आप लिख सकते हो ए सी प्लस सी डी, एडी को लिख सकते हो एसी प्लस सी डी। तो अगेन यहाँ पे आर को क्या लिखा जा सकता है, अगेन यहाँ पे आर को अब लिख सकता हूं मैं रूट अंडर बी डी स्क्वायर प्लस एडी को एसी प्लस सी डी का होल स्क्वायर।
यहां तक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, बहुत इजी है, इट इज नॉट अ बिग डील माय डियर, इट इज नॉट अ बिग डील। देखिए थोड़ा ध्यान से, AC प्लस CD, अब CD क्या लिखा जा सकता है, देखिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन यहीं पे करूंगा मैं। अब देखो BD को क्या लिख सकते हो आप, व्हाट यू कैन राइट डाउन द BD। अब आपको ट्राइंगल लेना है, कौन सा ट्राइंगल लो आप, राइट एंगल ट्राइंगल CBD। अब आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल CBD, तो CBD में थोड़ा देखो, CBD, ये आर अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ CBD लो। इस CBD में देखोगे कि हमारा B क्या हो जाएगा, हमारा B हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर आप थीटा ये लेते हो तो थीटा के सामने वाला ऑलरेडी बताया मैंने परपेंडिकुलर हो जाता है, और बाकी जो बच गया CD, ये बेस हो जाता है, ठीक है, ये बेस हो जाता है। तो जब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्राइंगल में लेंथ कंसीडर करना है तो बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या लोगे आप, अगर आपको P लिखना है, P का मतलब BD लिखना है तो साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब जानते हो P/H, P/H क्या हो जाएगा, P है हमारा BD। देखो बड़े आराम से जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बिगिनर्स हो, बिगिनर्स एकदम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आनी चाहिए, हमारा मेन टारगेट ये है। बार बार मैं कह रहा हूं कि बेसिक एंड स्टैंडर्ड नॉलेज एनहांस योर माइंड। आप किसी भी कंपटीशन के लिए रेडी हो, इवन हायर एजुकेशन के लिए रेडी हो, आप बुक पढ़ने के लिए रेडी होगे, बुक पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी आपकी। होता क्या है कि स्टूडेंट बुक, आज के डेट में स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है माय डियर, स्टूडेंट बुक ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, और इस बुक पढ़ना, बहुत सारा ज्ञान बुक में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इफ यू रियली वांट टू गेन नॉलेज, यू हैव टू रीड बुक, यू हैव टू रीड द बुक्स। आपको हर हाल में बुक पढ़ना ही पड़ेगा। और बुक कैसे, टीचर सारा ज्ञान नहीं दे सकते हैं आपके ब्लैक बोर्ड पे, टीचर आपको बस बेसिक एंड स्टैंडर्ड नॉलेज देंगे, ताकि आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ ये है कि इतना जरूर आपके बोर्ड पे होगा कि +1 +2 के लेवल पे जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, यू कैन इजिली फाइट, आप उसे फाइट कर सकते हो और उसे क्रैक भी कर सकते हो अगर सही ढंग से पढ़ लो तो, ठीक है। चलिए, तो मैं इतना आपको कैपेबल मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतना कैपेबल बना दूं कि कोई स्टूडेंट अगर लिटरली फिजिक्स में आपका करियर, अपना करियर बनाना चाहता है, लिटरली फिजिक्स में अपना करियर, वो कोई भी बुक उठा के, फॉरेन ऑथर, इंडियन ऑथर, कोई भी बुक उठा के पढ़े, ही और दे कैन रीड, दैट्स इट। तो चलिए, मैंने कहा साइन थीटा P/H, इसलिए आराम से बता रहा हूं, BD बाई BC, BD बाई BC। BD कितना हो गया, BD आपका हो गया थोड़ा, BD तो हमें फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है, और BC कितना हो गया यहाँ पे, BC इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ B, और मैग्नीट्यूड ऑफ B को सिंपली क्या लिखते हो, B भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, BD बाई B हो जाएगा। तो यहाँ पे BD तो हमारा निकल गया माय डियर, BD निकल गया B साइन थीटा, BD निकल गया B साइन थीटा, BD निकल गया B साइन थीटा। जब ये आपका B साइन थीटा हो गया, जब ये आपका B साइन थीटा हो गया, जब ये आपका B साइन थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये आपका सिंपली बेस है, ये यहाँ पे बेस लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये बी और ये भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस लिख दे रहा हूं, तो बेस आपका CD है। जब ये B साइन थीटा हो गया तो आप कॉस थीटा, CD को फाइंड आउट करने के लिए कॉस थीटा अप्लाई करोगे, CD को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल BCD, राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा कलर ले ले रहा हूं मैं, दूसरा कलर, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल BCD या CBD, जो भी लिख लो, BCD या CBD, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कॉस थीटा अप्लाई करो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। बी नहीं लिख रहा हूं कि बी में आप कंफ्यूज कर जाओगे, ये वाला बी और बेस वाला बी, ठीक है, इसलिए बेस लिख दे रहा हूं, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है, CD है, CD, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस CB है, हाइपोटेनस BC या CB जो भी लिखो। तो मैंने कहा कि हाइपोटेनस हो जाएगा
बी, तो सी डी कितना बन गया आपका, सी डी आपका बन गया, सी डी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, सी डी बन गया आपका, बेस कितना बन गया, बी कॉस, बी कॉस थीटा, सी डी बन गया बी कॉस थीटा। ठीक है, अब बी कॉस थीटा बन गया, तो पूरा यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ एसी, जो किसके बराबर है, एसी यहाँ पे किसके बराबर है माय डियर, एसी किसके बराबर है, एसी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है, विच इज इक्वल टू ए, और सीडी किसके बराबर है, सीडी ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए बी कॉस थीटा, तो हमारा एसी भी निकल गया और सीडी भी निकल गया, सब कुछ पुट कर दो, बीडी भी निकल गया, सब कुछ निकल गया माय डियर। नाउ आपको करना क्या है, सिर्फ वहां पे पुट करना है, एंड यू कैन गेट द रिजल्ट ऑफ आर, देखोगे सेम रिजल्ट आ रहा है जो प्रीवियसली हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था कि वो कोसाइन रूल और साइन रूल दोनों कहां से प्रूव कर सकते हो आप, कहीं ना कहीं अपने ट्रिग्नोमेट्री, राइट, ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर सकते हो। देखो आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस तरीके से वो कोसाइन रूल और साइन रूल प्रूफ कर सकते हो, तभी तो रिजल्ट दोनों सेम आ रहा है। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए बीडी का वैल्यू बी साइन थीटा रख दे रहा हूं, एसी का वैल्यू ए लिख दे रहा हूं, और सीडी का वैल्यू बी कॉस थीटा लिख दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, आर इज इक्वल टू बीडी कितना है, बीडी है आपका बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, एसी कितना है, एसी आपका ए है, और सीडी कितना है, बी कॉस थीटा है। तो चलिए ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट के अंदर पाइथागोरस रूल लगा दिया मैंने, पाइथागोरस रूल लगा के ये निकाल दिया मैंने। ठीक है, आइए देखते हैं, आर रूट अंडर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे देख करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया मैंने। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों में से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूं, हालांकि ये आप कैलकुलेशन कर सकते थे, बट स्टिल चलिए आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये काम कर दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने कैलकुलेशन स्किप कर दिया। ठीक है, ये ए स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दे रहा हूं, और क्या बच गया, 2ab cos थीटा बच गया। अब जानते हो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस कर चुका हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इसके बारे में प्रॉपर बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ये आर मिल गया। ये आपका तरीका है आपके एनसीईआरटी का, कुछ नहीं, दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिए ए बी डी और सी बी डी, कैसे, बी से परपेंडिकुलर डाला हमने ए को एक्सटेंड करके। ठीक है, और ए को ही एक्सटेंड पैरेलली करते हैं, तो वही जो एक्सटीरियर एंगल मिलता है वही आपका थीटा मिलता है, ए से बी की तरफ। ठीक है, वही आपका एक्सटीरियर एंगल मिलता है। तो ये सारा कुछ आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द tan अल्फा एज वेल एज वी हैव टू फाइंड आउट द tan बीटा। ठीक है, अब tan अल्फा, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लो, ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लो, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। तो ए बी डी में tan अल्फा क्या होगा, आप जानते हो, पी बाई बड़े वाले ट्रायंगल में एडी, ठीक है ना, पी बाई एडी। चलिए एक बार फिर से मैं इसे डिस्कस कर दे रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आप करोगे, ए बी डी में आप करोगे तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी, बीच वाला बी नहीं लिख रहा हूं मैं, ये नीचे वाला ए डी है और ये वाला बी है, और यही आपका राइट आर है, और ये यहाँ पे क्या है, सी है कहीं पे, और ये आपका कितना है, बी साइन थीटा, और सी डी कितना है,
बी कॉस थीटा। देखिए बी यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। और एसी कितना है? एसी है आपका ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दे रहा हूं विच इज इक्वल टू नथिंग बट ए। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, यही अल्फा फाइंड आउट करना है ना। वी हैव फाइंड आउट दैट अल्फा। अब अल्फा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो माय डियर? अल्फा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, और जो बच गया एडी, एडी कंप्लीटली क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। एडी का मतलब बेस, एडी विच इज एसी प्लस सीडी। ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं मैं सारा कुछ। ठीक है, तो tan अल्फा आप फाइंड आउट कर सकते हो। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा? अब यहाँ पे आपको एंगल का क्या मिल गया? एंगल का आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। tan अल्फा क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू p बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? b साइन थीटा, b साइन थीटा बाई यहाँ पे बेस कितना है? a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। दिस इज योर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आर आपका मैग्नीट्यूड है माय डियर, आर यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड है, आर यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड है। यहीं पे लिख रहा हूं मैं tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो अल्फा किससे है आपका? एंगल, एंगल टेकन फ्रॉम ए। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए, या कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ आर, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टेकन फ्रॉम ए, ये भी कह सकते हो। ठीक है, ये ए कैपिटल नहीं लिख रहा हूं मैं, स्मॉल ए यहाँ पे होगा। स्मॉल ए चूंकि वेक्टर नोटेशन जो दिया है मैंने स्मॉल ए से दिया है। अब यहीं पे आपको tan बीटा, तो tan बीटा थोड़ा सिमिलरली लिख रहा हूं मैं। ठीक है, tan बीटा कैसे फाइंड आउट करोगे? tan बीटा फाइंड आउट करने के लिए माय डियर अगेन आपको बी पे परपेंडिकुलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इतना समझाने वाला नहीं हूं मैं, आप करके देख लेना, ये आपका होमवर्क होगा, खुद से आप सॉल्व करना। बी को एक्सटेंड करोगे, ए के टेल से आप क्या लोगे? ए के टेल से आप परपेंडिकुलर लोगे, tan बीटा आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ये आपका काम रहेगा, दैट इज नॉट माई टास्क। ठीक है, मैं इसी पैटर्न पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। अल्फा क्या है? अल्फा ए से लिया हुआ एंगल है रिजल्टेंट के लिए। अल्फा क्या है? ए से लिया हुआ रिजल्टेंट है, ए से लिया हुआ एंगल है रिजल्टेंट के लिए, ए से लिया हुआ एंगल है रिजल्टेंट के लिए, ए से लिया हुआ रिजल्टेंट है, ए से लिया हुआ एंगल है रिजल्टेंट के लिए, ए से। ठीक है ना? जब ए से लिया हुआ है तो यहां पे क्या आ रहा है? थीटा जो है, थीटा जो है बी के साथ आ रहा है, और कॉस थीटा भी किसके साथ आ रहा है? बी के साथ आ रहा है। और सिर्फ ए एक बार दिखाई दे रहा है आपको, वो भी डिनोमिनेटर में, बस। अल्फा ए से लिया हुआ एंगल है रिजल्टेंट के लिए, तो ए से जब लिया हुआ है तो साइन थीटा और कॉस थीटा किसके साथ दिखाई दे रहा है? बी के साथ दिखाई दे रहा है। और जिसके साथ अल्फा, जिसके साथ एंगल लिया गया है ए के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? ए, वो भी डिनोमिनेटर में, बिना किसी थीटा वगैरह के। अब ध्यान दीजिएगा, बी क्या है? एंगल, एंगल टेकन फ्रॉम, एंगल टेकन फ्रॉम वेक्टर बी। तो क्या करना होगा? बी से लिया हुआ है तो थीटा बी के साथ कभी भी नहीं, जब ए के साथ लिया गया है तो साइन थीटा कॉस थीटा ए के साथ नहीं आया है। ए के साथ जब लिया गया है तो साइन थीटा कॉस थीटा ए के साथ नहीं लिया गया है, बी के साथ लिया गया है। तो जब ये वेक्टर बी है तो इसके साथ साइन थीटा और कॉस थीटा किसके साथ लिया जाएगा? साइन थीटा और कॉस थीटा ए के साथ लिया जाएगा, ए के साथ लिया जाएगा। और बी कैसे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, लाइक दिस वन, बी डिनोमिनेटर में आएगा, वो भी इंडिविजुअली। तो tan बीटा भी निकल गया, ये आपका फॉर्मूला है। किसी क्वेश्चन में आपका tan बीटा tan अल्फा भी कह सकता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर एक चीज और बता दो माय डियर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये फॉर्मूला क्यों याद रखा जाए, तो मैं लिटरली बता रहा हूं, ये tan बीटा अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये दोनों काम करते हो, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, थोड़ा सा समझना।
क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा आपको। क्वेश्चन हर बार मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम केसेस में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टेकन फ्रॉम ए। लैंग्वेज लिख के बताऊंगा मैं, क्योंकि लैंग्वेज लिखूंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा। मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस, मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस, मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? फाइंड द डायरेक्शन, find the direction of, find the direction of resultant taken from, taken from, taken from vector a। ए से आपको, यानी कि आपको फाइंड आउट करना क्या रहता है? अल्फा फाइंड आउट करना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, tan अल्फा लिखोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा लिख दोगे। कोई दिक्कत? कोई सी तरीके का दिक्कत नहीं है, अल्फा निकल जाएगा, मेरे हिसाब से अल्फा आपका निकल जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का। अल्फा क्या है? ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ देगा ना माय डियर, कंफ्यूज करने के लिए रेयर केस, रेयर केस लेकिन मोस्ट कंफ्यूजिंग केस, रेयर केस बट कंफ्यूजिंग केस। होता क्या है ना कि स्टूडेंट फार्मूला, फार्मूला याद कर करके पगला जाते हैं। वही चीज कंफ्यूज करने के लिए आपको कंपटीशन, इसको क्या है, कंपटीशन को सेलेक्ट नहीं करना है माय डियर। कंपटीशन आज के डेट में होता है, माइंड में अभी से बिठा के चलो, कंपटीशन सिलेक्शन के लिए आज के डेट में कोई नहीं लेता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैं और सीटें बहुत कम हैं। ठीक है ना? तो कंपटीशन हमेशा रिजेक्शन के लिए होता है, इसलिए आपको हर एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा। मैंने कहा ना माय डियर, सिर्फ कॉन्सेप्ट इकट्ठा करके कंपटीशन फाइट नहीं किया जाता है। ठीक है ना? सिर्फ कंपटीशन कॉन्सेप्ट इकट्ठा, कंपटीशन देने का जब एग्जाम में बैठोगे तो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने कहा माय डियर आई विल डिस्कस दैट स्ट्रैटेजी, डोंट वरी। मैंने कहा कि डे बाय डे ये चीजें डिस्कस करता जाऊंगा मैं। ठीक है ना? 12 तक आते आते आप वो स्ट्रैटेजी से वाकिफ रहोगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना? प्रॉपर स्ट्रैटेजी की एग्जाम में बैठेंगे तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे पास, वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले आता है और भी स्ट्रैटेजी। तो मैंने कहा रेयर केस बट मोस्ट कंफ्यूजिंग केस क्या कहेगा? फाइंड, फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टेकन फ्रॉम, फ्रॉम बी। अब यहां पे मामला बिगाड़ दिया। अब स्टूडेंट क्या है कि फॉर्मूला तो रटे हैं, एक बार फॉर्मूला रटे हैं tan अल्फा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, जबकि ये निकालना क्या है, यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट तो रटे हैं बस यही आपका क्या फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला रटे हैं, फटाफट लगाएंगे। हा हमारा आंसर निकल गया। आपने अल्फा निकाल दिया, आपने अल्फा निकाल दिया, और ऑप्शन में भी देखोगे कि ये ऑप्शन है। आपने आंसर निकाला, ऑप्शन टिक आउट किया, मजा आ गया। ये तो मुझे आता ही था, सब कुछ आता था। एग्जाम से बाहर निकलोगे कि इसका क्या टिक आउट किया भाई, तो ये टिक आउट किया है। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा अरे यार ये तो बीटा निकालना था ना, बीटा निकालना, बी से एंगल निकालना था ना, और आपने टिक आउट कर दिया अल्फा पे, मामला बिगड़ गया। कंपटीशन एग्जाम में नेगेटिव, नेगेटिव क्या होते हैं? मार्किंग होते हैं। पॉजिटिव तो कुछ आया नहीं, जो भी आपने सही किया था उसमें भी कुछ नंबर खा गया, उसमें से कुछ नंबर क्या कर दिया? खा गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा माय डियर, कंपटीशन के लिए आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करोगे, ये नहीं कि जब कंपटीशन कोई भी एग्जाम देने वाले हो 2 महीना पहले आप प्रिपेयर करो ना साहब। आज से आपको आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारी चीजें सीखनी होंगी, स्ट्रैटेजी सीखनी होंगी। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा यहाँ पे नहीं निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट बीटा। अब स्टूडेंट क्या हुआ, कंपटीशन में उसे सपोज टू बी अचानक से क्या हुआ, tan बीटा का फॉर्मूला भूल गया। tan बीटा का फॉर्मूला लो, अब याद ही नहीं आ रहा है। जिनको याद है वो तो डायरेक्टली निकाल लेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब वो भूल गया, मामला बिगड़ गया।
अब मामला बिगड़ गया, करोगे क्या भाई? तो हम जानते हैं कि गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, गामा कितना है 180 माइनस थीटा, ध्यान दो गामा कहाँ है 180 माइनस थीटा, अल्फा और बीटा ये क्या होने चाहिए 180 डिग्री हर हाल में बनाने चाहिए, 180 डिग्री हर हाल में बनाने चाहिए, 180 डिग्री हर हाल में बनाने चाहिए। तो यहां से अल्फा निकल गया है, अल्फा आपने जल्दीबाजी में इस तरीके से निकाल लिया, गामा 180 माइनस थीटा है, गामा 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, प्लस अल्फा है, ये बीटा है, 180 180 कैंसिल आउट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा के बराबर, ठीक है। एंड दैट वन इज व्हाट वी कैन से बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। इस तरीके से बीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास tan बीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला है तो tan बीटा आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा, ये आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपका तरीका हो, ठीक है। एक चीज यहां से रियलाइज हो रहा है, ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन बताऊंगा मैं वेक्टर एडिशन से रिलेटेड, तो ये वाला रिजल्ट याद रखना माय डियर, ठीक है ना। ये वाला रिजल्ट याद रखना, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग हियर, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दूंगा और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज इट इज याद रखना है आपको, ताकि एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देखो और टिक आउट करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो क्वेश्चन देख के आपको टिक आउट करना होता है, और उस पे भी अगर समय लगाओगे तो 3 घंटे तो समय मात्र है, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज आपको याद होने चाहिए, और जो क्वेश्चन लिटरली टफ है समय उनको दो ना, हल्के हल्के क्वेश्चन पे क्यों समय फालतू में एनालिसिस पे दोगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको मैं आपको डिस्कस करूंगा, और उनको डिस्कस करने के बाद मैं क्या करूंगा आगे बढ़ूंगा, फिर सब्सट्रैक्शन पे मूव करेंगे हम लोग, वेक्टर सब्सट्रैक्शन पे, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। आइए आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया आपका सारा का सारा एनालिसिस, ठीक है। नाउ मूव ऑनवर्ड्स, some important point related to the vector addition, some important points related to vector, some important points related to vector addition। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए देख रहा हूं वेक्टर एडिशन, सम इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि वेक्टर एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, चलिए इसे मैं प्रूफ कर रहा हूं, डोंट वरी, इसे मैं प्रूफ भी करूंगा, फटाफट प्रूफ करके चीजें आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। आइए मैंने कहा कि वेक्टर एडिशन क्या कर रहा है आपका, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, इसे फटाफट हम लोग डिस्कस करके काम आगे बढ़ाते हैं। एक काम कर रहा हूं यहाँ पे a प्लस बी कैपिटल देने के बजाय मैं स्मॉल दे रहा हूं a, क्योंकि अभी तक जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो a प्लस बी ही किया है, ठीक है, इज इक्वल टू बी प्लस, ठीक है, बी प्लस ए। मैंने कहा कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अरे रिप्रेजेंटेशन तो अगर स्मॉल ए से किया है उसे कैपिटल ए से कर दो, स्मॉल बी से किया उसे कैपिटल बी से कर दो, ये कम्यूटेटिव लॉ है। जैसे जिस तरीके से आप
2+3 लिखो या 3+, इसका ऑर्डर चेंज करोगे, ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, ऑर्डर अगर आप चेंज भी कर दे रहे हो तब भी तो वैल्यू क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। तो a+b लिखो या b+a लिखो, रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा दोनों केस में, ठीक है ना। जिसका मैग्नीट्यूड आपका अगेन √a² + b² + 2ab cos थीटा, या फिर क्या होगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a + b cos थीटा, वही आने वाला है, ठीक है। या tan बीटा का भी वैल्यू सेम आने वाला है। तो मैंने कहा कि थोड़ा देखिए ध्यान से, अगर ये थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि बाद में डिस्कस करूंगा और एक लाइन लिखवा दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो बट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यहीं पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, पहले मैंने कहा कि ए है, देन आफ्टर बी है, ये आपका आर है, ये आर है, ये ए है, ये बी है, ये आपका एंगल है थीटा, ये आपका अल्फा है, और ये आपका क्या है, दैट वन इज बीटा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है माय डियर। बी प्लस ए, ये क्या हो गया आपका, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, ये आप समझ गए। पहले ए देन आफ्टर बी। अब क्या है, बी प्लस ए को देखना है, बी प्लस ए को, तो पहले बी को ड्रॉ कर दिया आपने, पहले बी को ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, जितना भी एंगल हो रहा होगा वो देख लेंगे हम। उसके बाद बी प्लस ए का ऑर्डर है, तो पहले बी को ड्रॉ किए और ए को फिर कहा, ए का टेल जो है बी के हेड पे ड्रॉ करेंगे, बी के हेड पे ड्रॉ करेंगे, और जो डायरेक्शन है मैंने कहा कि माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर को अपने मैथमेटिक्स में एक आजादी मिली हुई है कि अगर उसे पैरेलली, उसके मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं, पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब ये है कि उसके डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए, उसके मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हुए अगर शिफ्ट करते हो, डिस्प्लेस करते हो, तो कोई टेंशन नहीं है। अब ए को उठाया, ए को उठाया, ध्यान दीजिएगा, ए को उठाया और क्या कर दिया मैंने, ए का टेल इस बी के हेड पे रख दिया, ए का टेल बी के हेड पे रख दिया, तो ऑर्डर क्या हो गया, बी प्लस ए हो गया ना, ऑर्डर क्या हो गया, पहले बी हो गया और ए हो गया। अब क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कहां से, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक, ये हो गया आपका माय डियर रिजल्टेंट, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट। देखिए एक तो होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आप स्केलिंग करना, ध्यान से सुनना माय डियर, ठीक है ना। आप, एक तो है कि स्केलिंग करना, क्या करना, स्केलिंग करना, मान लो कि ए 5 है, बी 7 है, मान लिया ए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में ले रहा हूं, बी 7 सेंटीमीटर है, ए 5 सेंटीमीटर है, थीटा अपना 30 डिग्री दे देना। एक स्केलिंग बता रहा हूं मैं, आप ड्रॉ करके ये रियलाइज कर सकते हो, इसको ड्रॉ करके भी प्रूफ किया जा सकता है, बट मैं मैथमेटिकली इसे प्रूफ करूंगा, ड्रॉ करके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप क्या कर सकते हो, इसे प्रूफ कर सकते हो। आप क्या करना, अपने कॉपी पे देखिए, यही समय, दिस इज द राइट टाइम टू गिव द टाइम ऑन दैट सब्जेक्ट्स, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं करना होता है, अभी सारे सब्जेक्ट का बिगिनिंग हुआ रहता है, आप उस पर समय दे सकते हो उनको एनालाइज करने के लिए। और सुबह में, शुरू में, फ्रॉम द बिगिनिंग थोड़ा फंडामेंटल समझ गए ना माय डियर, फंडामेंटल समझ गए तो आगे पूरे फिजिक्स में बड़ा काम स्मूथली निकलता है। इसलिए थोड़ा सा आप समय दे देना, बिगिनर्स हो आप, मैं क्या करना, आप स्केल लेना, स्केल में 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, मतलब छोटा स्केल भी 15 सेंटीमीटर तक लगभग आता है मेरे हिसाब से, तो आप 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर क्या करना, इन दोनों को ले लेना, और ए और बी के बीच का एंगल कितना ले लेना, एक्सटीरियर एंगल आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेना। आप ड्रॉ कर सकते हो, उसी स्केल से आप आर ड्रॉ कर लेना। आप देखोगे कि आर का जो लेंथ आएगा, उसके बाद दूसरा एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना, पहले क्या ले लेना, b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कर देना, और देन आफ्टर ये क्या, ए क्या कर देना, ए आप 5 सेंटीमीटर ले लेना, अगेन बी के इनिशियल पॉइंट से क्या करना, आपका 30 डिग्री का एंगल, अगेन बी और ए के बीच क्या होना चाहिए, 30 डिग्री का एंगल। दिस इज नॉट द थीटा, ये थीटा नहीं है, ये क्या है आपका
दैट वन इज द गामा। ये जो एंगल है माय डियर, ये गामा है। ये जो एंगल है, क्योंकि टेल टू हेड बन रहा है, टेल टू हेड कभी भी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं कहलाता है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, बी को पैरेलली, याद करिए एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, बी को ही इसके पैरेलली या उसी लाइन में आगे एक्सटेंड करेंगे। और ये एक्सटीरियर, क्योंकि एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है उसके मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए। एक वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए, बिना डायरेक्शन चेंज किए शिफ्ट किया जा सकता है। तो क्या किया मैंने, बी के टेल को, ये आपका बी का टेल है, ये बी का टेल है, बी का टेल है, बी का टेल उठा के मैंने सिंपली उसी डायरेक्शन में ए पे रख दिया, ए पे रख दिया, ए के, ठीक है ना, ए के टेल पे रख दिया। जब ए के टेल पे रख दिया माय डियर, तो यही आपका थीटा कहलाएगा। ये थीटा, ये वाला थीटा नहीं कहलाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये गामा है विच इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली। ठीक है, थीटा वही है, ए का मैग्नीट्यूड वही है, बी का मैग्नीट्यूड वही है। तो जब ए बी के इनिशियल पॉइंट से ए के हेड को ड्रॉ करोगे ना, तो स्केल का लेंथ बिल्कुल सेम आएगा, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन। और एंगल बी से निकालोगे तो ये बी का एंगल बीटा मिलेगा, और ये ए से एंगल अल्फा मिलेगा। और वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो बी और आर के बीच देखिए, यहाँ पे ये आर है आपका, बी और आर के बीच, बी और आर के बीच टेल टू टेल एंगल है, और ए टू आर के बीच क्या है, हेड टू हेड एंगल है। बस अंतर यही हो जाएगा, ए टू आर के बीच हेड टू हेड एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, बी टू आर के बीच आपका टेल टू टेल एंगल है, तो सेम लेंथ मिलेगा। और मैथमेटिकली भी प्रूफ करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड सेम, ए का मैग्नीट्यूड सेम, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, थीटा आपका 30 सेंटीमीटर। तो आर का फॉर्मूला लगाइए ना माय डियर, आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो वही हो गया, मैग्नीट्यूड वही हो गया। टेन अल्फा निकालोगे, टेन अल्फा के लिए क्या लिखोगे, ए से आपका एंगल निकालोगे तो क्या लिखोगे, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, थीटा जो इसमें है वही इसमें है, बी जो इसमें है वही इसमें है, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो मेरे हिसाब से अल्फा भी वही हो गया। तो जब अल्फा वही हो गया, गामा वही है, तो बीटा भी सेम ही आना है, कोई दूसरा नहीं आना है। यानी कि ए प्लस बी और बी प्लस ए, ये दोनों क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। और कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, लाइक सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा भी क्या करता है आपका, सिंपल अलजेब्रा 2+3 या 3+2 लिखो, वैल्यू क्या मिलेगा, 5 ही मिलता है। तो सिंपल अलजेब्रा की तरह कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है आपका वेक्टर एडिशन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सिखाऊंगा ना मैं, जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सिखाऊंगा, तो इन दोनों ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का यूटिलाइजेशन करूंगा आपके लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सिखाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, ये नहीं कि बस यहाँ पे पढ़े और यहीं पे खत्म, नहीं, ये चीजें आगे याद रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कि सेकेंड वन, सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड, सेकेंड क्या होता है आपका, वेक्टर फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, चलिए, वेक्टर एडिशन follows the associative law, like again associative law। ठीक है, associative, ठीक है। अब क्या है आपका एसोसिएटिव लॉ, सिंपल अलजेब्रा भी अगर मैं कहूं कि 2+3+5 कितना होगा, 8×2=10। ठीक है, इसे इस तरीके से भी क्या लिख सकते हैं क्या, 2+3+5, क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एसोसिएटिव, 3×2=5, 5×5=10, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो क्या इस तरीके से वेक्टर एडिशन को लिख सकते हैं क्या, वेक्टर एडिशन भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, दैट वन इज द a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर यहां से सिंपली क्या कर दिया, a प्लस बी एक साथ ले लिया हमने, एक साथ ले लिया, दैट वन इज सी
ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू वैल्यू सेम होगा। अगेन एसोसिएटिव लॉ सिंपल अलजेब्रा भी फॉलो करता है, और एसोसिएटिव लॉ क्या फॉलो करता है आपका, वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर एडिशन भी फॉलो करता है, तो एसोसिएटिव लॉ। लेकिन वही सब्सट्रैक्शन में देखेंगे, वी विल सी इन द सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में आपका ना ही ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ना ही ये क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, विल सी, देखेंगे हम ध्यान से, ठीक है ना। जब सब्सट्रैक्शन वेक्टर सब्सट्रैक्शन देखेंगे, तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में ऑब्वियस सिंपल अलजेब्रा में भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना, सिंपल अलजेब्रा में भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, वी विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव लॉ। ए बी प्लस सी, ठीक है ना, ए ए एक वेक्टर है और बी प्लस सी, तीन यहाँ पे कंपोनेंट वेक्टर है माय डियर, थोड़ा एक बार डिस्कस कर लो, तीन यहाँ पे कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, और इन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बी प्लस सी का एक अलग रिजल्टेंट होगा, और यहाँ पे ए प्लस बी का एक अलग रिजल्टेंट होगा, लेकिन जब आप जोड़ोगे दोनों को तो क्या होगा, आपको वैल्यू सेम मिलेगा। यहाँ पे बी प्लस सी का एक अलग रिजल्टेंट मान लू R1, तो ए प्लस R1 आपको क्या मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी का अलग रिजल्टेंट मिलेगा R2 प्लस सी, अगर इसको जोड़ोगे यहाँ पे तो दोनों के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों के लिए वैल्यू सेम हो जाएगा माय डियर, कंप्लीटली फाइनल आर, फाइनल आर। यहाँ पे तीन वेक्टर को ऐड किया जा रहा है, लेकिन तीन वेक्टर को ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, पहले आप काम करोगे दो ही वेक्टर के लिए, ठीक है ना, फिर से इन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट निकालोगे, फिर से इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन दो वेक्टर हो जाएंगे, तो टू वेक्टर के लिए टेंशन मत लीजिए, आगे सारी चीजें, अगर दो से अधिक वेक्टर होता है तो किस तरीके से एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, बस थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिए। यहाँ पे तीन, मैं समझ रहा हूँ कि एसोसिएटिव लॉ में तीन वेक्टर आ गया, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी तीन वेक्टर आ गए, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो एक छोटा सा चीज दिमाग में रख लीजिए कि तीन वेक्टर आ जाए, चार वेक्टर आ जाए, पांच वेक्टर आ जाए, आपको इनिशियली करना है दो ही वेक्टर पे काम, इनिशियली काम करना है दो ही वेक्टर पे, दो वेक्टर के लिए तो रूल पढ़ चुके हैं ना, दो वेक्टर पे रूल पढ़ चुके हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट R1 आ जाएगा, और A प्लस R फिर से दो वेक्टर हो जाएंगे, फाइनल रिजल्टेंट R आ जाएगा। ये दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ अलग आएगा, क्योंकि ये b प्लस सी है, ये a प्लस बी है, तो रिजल्टेंट कुछ अलग आएगा, R2 आएगा, और R2 प्लस सी करोगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको, R ही मिलने वाला है। तो दो वेक्टर, एक छोटा सा चीज दिमाग में रख ले, दो वेक्टर आ जाए, तीन वेक्टर आ जाए, चार वेक्टर आ जाए, पांच वेक्टर आ जाए, काम आपको पहले क्या करना है, दो ही वेक्टर पे काम करना है, ठीक है, फिर दो वेक्टर, फिर तीसरे वेक्टर के साथ, फिर तीनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट आएगा, फिर चौथे वेक्टर के साथ, फिर चौथे वेक्टर, चारों वेक्टर का एक रिजल्टेंट आएगा, फिर पांचवें वेक्टर के साथ, इस तरीके से करना है। लेकिन ये थोड़ा लेंदी होता है, तो इसका दूसरा तरीका भी है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरा तरीका भी होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि तीन वेक्टर के लिए अभी डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जब हम करेंगे लॉ ऑफ एडिशन फॉर द पॉलीगन, ठीक है ना, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फॉर द पॉलीगन, ठीक है, तो वहां पे हम लोग, या मल्टीपल वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, तो वहां पे हम लोग डिस्कशन इन चीजों का करेंगे, वी विल डिस्कस, डोंट वरी माय डियर, ठीक है। यहाँ पे बस रहने दे रहा हूं, ये वेक्टर एडिशन का एक जनरल रूल है। तीसरा, थर्ड वन, थर्ड वन, ध्यान से सुनिए, आ, यहाँ पे अगर मान लीजिए इफ थीटा बिकम्स 0 डिग्री, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ थीटा बिकम्स 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा बिकम्स 0 डिग्री, यानी कि एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा माय डियर, थोड़ा देखिएगा रिजल्टेंट, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी समझाऊंगा मैं, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
2ab पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी समझाऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2ab, यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं माय डियर। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो क्या हो जाता है आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो आप क्या कर सकते हो? इसे रूट से बाहर निकाल सकते हो और रिजल्टेंट सिंपली क्या बन जाएगा? ए प्लस, रिजल्टेंट विल बिकम ए प्लस बी, रिजल्टेंट विल बिकम ए प्लस बी। सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट क्या बन जाएगा माय डियर? ए प्लस बी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? ए प्लस बी बन जाएगा। इसको मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसे मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से देखना, क्योंकि समझ में आना चीजें बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉर्मूला रटना एंड ऑल, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन। अगर विजुअलाइजेशन है तो हर चीज क्लियर है, विजुअलाइजेशन नहीं है तो फॉर्मूला रटते रहोगे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा, मींस नहीं सॉल्व होगा, ये लिख लो। ठीक है, तो मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आइए देखते हैं। मैंने कहा कि ये ए है, और जब थीटा 0 डिग्री का मतलब दोनों ए और बी दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल है। ए है, बी है, तो दोनों के दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। मैंने कहा था पैरेलल वेक्टर्स याद करिए, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, बट दोनों क्या होंगे? और इस केस में थीटा क्या मिल जाएगा आपका? 0 डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए, वेक्टर को क्या कर सकते हैं माय डियर? डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट ऑन वन कंडीशन। कौन सा कंडीशन है वो? कौन सा कंडीशन है? बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे? सेम रहे। तो अभी यहाँ बी को रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, और इस बी को थोड़ा ध्यान से देखना, इसका टेल वेक्टर ऑलवेज ड्रॉन वन आफ्टर अनदर। तो ए प्लस बी हमें लिखना है, तो बी का टेल कहां जाएगा? बी का टेल ए से चला, ए पे चला जाएगा, बी का टेल ए के हेड पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये बी हो गया, ये बी हो गया रेड कलर वाला, रेड कलर वाला बी, बी हो गया, रेड कलर वाला बी हो गया, रेड कलर वाला बी हो गया। फाइनल रिजल्टेंट अब डिस्कस करूंगा। फाइनल रिजल्टेंट कहां से डील होता है माय डियर? फाइनल रिजल्टेंट आपका डील होता है, फाइनल रिजल्टेंट ए के टेल से, ए के टेल से, ए के टेल से और बी के हेड तक, ए के टेल से और बी के हेड तक। एक ए पिंक वाला जो है आपका कौन सा है? ये रिजल्टेंट कहलाएगा, यही कहलाएगा रिजल्टेंट माय डियर। ए के टेल से और बी के हेड तक, ए के टेल से और बी के हेड तक। तो ये पिंक वाले लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा? सिंपली ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो आर का लेंथ जो होगा, लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड डिनोट करता है ना, तो आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली ए का लेंथ और सिंपली बी का लेंथ, दोनों आपस में सिंपली एक ऐसा फील हो रहा होगा आपको, ये तो अलजेब्रिकल, ना 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 ना, ये अलजेब्रिकल नहीं है भाई। ये किस कंडीशन में है? सिर्फ और सिर्फ थीटा 0 डिग्री हो जाए तभी आपका ए प्लस बी होगा। थीटा दोनों दोनों वेक्टर का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तभी आपका ए प्लस बी होगा। सिंपल अलजबरा की तरह क्या हो रही है? ऐड कर रहा है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, सिंपल अलजबरा की तरह सिंपली यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी का दोनों का डायरेक्शन सेम हो, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टेंट आपका ए प्लस पी हो जाएगा। और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, अल्फा का भी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? अल्फा का भी वैल्यू 0 डिग्री और बीटा का भी वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 0 डिग्री ही होगा माय डियर। अल्फा का भी वैल्यू 0 डिग्री और बीटा का भी वैल्यू 0 डिग्री। अब टैन अल्फा और टैन बीटा लगा के देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। टैन अल्फा यहाँ पे लगा के देख ले रहा हूं मैं, एक लगा के देख लूंगा, आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना? टैन अल्फा क्या होता है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा भाई ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा, तो सबका सब क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, और सबका सब 0 हो जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा? टैन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा भी कितना? टैन अल्फा कब 0 होता है? टैन, ऐसे समझो, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा
कि जब थीटा जीरो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जब थीटा जीरो होता है तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो होता है। तो उसी तरीके से tan अल्फा हमें b sin थीटा, थीटा 0 डिग्री साइन जीरो कितना जीरो, तो b इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर अगर जीरो तो सब जीरो हो जाएगा। अगर tan अल्फा जीरो आ गया तो एंगल कितना होगा, एंगल विल बी 0 डिग्री। अब अल्फा जीरो होगा तो बीटा भी हमारा क्या मिलेगा, 0 डिग्री ही मिलेगा माय डियर। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरीका है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू एनालाइज। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू एनालाइज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया आपको। आइए अगला चलते हैं। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, विल सी। फोर्थ वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं माय डियर, कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। cos 180 डिग्री कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो मैंने कहा कि cos 180 डिग्री -1 और थीटा 180, ठीक है। एंगल बिटवीन, थीटा क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, देन आफ्टर व्हाट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले मैथमेटिकली आर हमने फाइंड आउट किया, आर क्या लिखते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, 2ab cos थीटा, एंड देन आफ्टर व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अब cos 180 डिग्री पुट करोगे, 180 डिग्री पुट करोगे, 180 डिग्री पुट करोगे तो -1, तो -1 जब ये होगा तो -2ab बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जब देखोगे तो आप इसे लिख सकते हो कि ये तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब रूट से होल स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r, जिसे सिंपली r भी लिख सकते हैं, और क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी हो जाएगा। दैट वन इज a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो अब क्या, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये भी आपको सिंपली क्या दिख रहा है, ये भी आपको सिंपली दिख रहा है कि भाई मेरे ये तो क्या आ गया, सिंपल अलजेब्रिकल कैलकुलेशन, सिंपल अलजेब्रिकल व्हाट सब्सट्रैक्शन, नथिंग एल्स। यहाँ पे तो ये दिख रहा है, बट एक्चुअली नहीं यही सिंपल अलजेब्रिकल सब्सट्रैक्शन, क्योंकि भाई मेरे ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी के बीच का कितना हो एंगल, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री हो, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 180 डिग्री हो, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा भी एंगल चेंज हो जाएगा, थीटा ए और बी सेम रहने दो, आप अपना स्केल ले लेना, स्केल लेना, ए 5 रखना, क्या रखना, बी 7 रखना। ठीक है ना, अब 0 से लेके 180 डिग्री तक ए और बी के वैल्यू को सेम रखते हुए चेंज करना। आप कॉपी पे ये सारा काम कर सकते हो यार, स्केल लेके सिंपल कार सारा काम कर सकते हो, स्केल लेके कर सकते हो। अपने टैब, जिसके पास टैब होगा वो टैब पे काम कर सकता है, जिसके पास आज के डेट में तो डिजिटल, वो क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक स्लेट आ गया है, उस पे आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपके पास पेज भी खर्च नहीं होने वाला है, ये काम आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ए ले लेना 5 सेंटीमीटर तो होगा ही ना, 5 सेंटीमीटर, बी ले लेना क्या 7 सेंटीमीटर। अब इनका मैग्नीट्यूड अब चेंज मत करना, इनका मैग्नीट्यूड चेंज मत करना, सिर्फ चेंज क्या करना, थीटा को चेंज करना, एंगल को चेंज करना। पहले 0 डिग्री लेना, फिर थीटा को 15 डिग्री लेना, फिर थीटा को 30 डिग्री लेना, फिर थीटा को 45 डिग्री लेना, फिर थीटा को 60 डिग्री लेना, फिर थीटा को 90 डिग्री लेना, फिर थीटा को 120 डिग्री लेना। इस तरीके से चेंज करके 180 डिग्री तक, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 में ही समझ जाओगे कि थीटा का ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम भी रहे, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम भी रहे, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम भी रहे, अगर थीटा आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन, यही तो वेक्टर का खूबसूरती है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट वेक्टर। इसीलिए तो वेक्टर अलजेब्रा सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। सिंपल अलजेब्रा 2 + 3 का मतलब 5, तो मतलब 5, यहां पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा माय डियर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना,
अगर आपकी सोच हो रही होगी कि ये तो सिंपल सब्सट्रैक्शन है, सिंपल अलजेब्रिकल सब्सट्रैक्शन है, तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? कि दैट इज ओनली वैलिड फॉर थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे ये वैलिड है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रहे, अदरवाइज मामला सारा का सारा बिगाड़ दोगे आप लोग। थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, रिजल्टेंट का आर का वैल्यू चेंज होगा, आर का वैल्यू चेंज होगा, और साथ ही साथ आर का डायरेक्शन अल्फा एंड बीटा भी क्या होगा? चेंज होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये ऐसा काम आपने नहीं किया ना, सारा मामला बिगाड़ के आओगे लोग आप एग्जाम में। चाहे अगर नहीं भी एग्जाम, मान लो कि अभी तो ऑब्वियस अभी की एग्जाम क्या देना होगा, आगे के कॉन्सेप्ट में मामला बिगाड़ोगे अगर ये चीजें क्लियर नहीं हुई तो। ठीक है ना, आगे जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है उसमें मामला बिगाड़ोगे लोग, इसलिए ये चीजें आप लोगों को क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। आइए देखते हैं, ये काम आप करना, ये काम आप करना। ठीक है, बाकी तो मैथमेटिकली मैं प्रूफ करूंगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। विल सी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका? व्हाट हैपन विद द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? ए है आपका एंटी पैरेलल याद होगा, ठीक है ना। ए वेक्टर है आपका, बी वेक्टर, एंटी पैरेलल याद होगा माय डियर, एंटी पैरेलल याद होगा। ठीक है। अब इसका एक अलग एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लेना। अभी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या लिया आपने? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ आपने ये लिया है। दूसरा केस लूंगा, एंटी पैरेलल ही रहेगा, लेकिन क्या, जब बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो जाए, तो मैं इसे फॉर द टाइम बिंग, ये आप कर लेना, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं करना है आपको। बी, मैंने कहा कि द वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन वन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में द वेक्टर ऑलवेज ड्रॉन वन आफ्टर अनदर। बी के टेल को क्या करना है? अपोजिट वेक्टर है ना, अब एंटी पैरेलल है दोनों का। थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिख रहा है आपको? एक इधर जा रहा है तो दूसरे का मुंह, ठीक है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। दोनों का चेहरे का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दैट वन इज कॉल्ड एज 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 180 डिग्री आपको दिख रहा है आपको। ठीक है, व्हाट हैपन, अब क्या करते हैं, द वेक्टर ऑलवेज ड्रॉन वन आफ्टर अनदर। दूसरे का बी का टेल आपने क्या कर दिया? ए के हेड पे रख दिया। बी का टेल क्या कर दिया आपने? ए के हेड पे रख दिया। तो मैंने कहा कि ए को तो रेड कलर से ही ड्रॉ कर रहा हूं अभी, लेकिन यहां पे बी क्या करूंगा मैं? बी आपका, बी ब्लैक कलर से डिनोट करूंगा। बी जानबूझ के ब्लैक, ताकि आपको समझ में आए। ए के हेड से, ए के हेड से आपने बी को ड्रॉ कर दिया। ए के हेड से आपने बी को ड्रॉ कर दिया। जब ए के हेड से आपने बी को ड्रॉ कर दिया, तो इतने दूर का लेंथ तो खत्म हो गया ना। इतने दूर का लेंथ, आप चले थे 30 मीटर, अब चले थे 20 मीटर, फिर 20 मीटर 10 मीटर वापस आ गए। अब चले थे 20 मीटर, फिर 10 मीटर क्या हो गए? वापस आ गए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपने कितना चला? नेट डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चले 20 मीटर, फिर 10 मीटर वापस आ गए 180 डिग्री से, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच? 10 मीटर ही बचा। तो आप 20 मीटर चले, फिर 10 मीटर क्या हो गए? वापस आ गए। तो इतने दूर का जो डिस्टेंस आप खत्म कर दिया ना खुद वापस आके। अब आपका क्या है? दिस इज ए। ओ, रेड कलर से पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा ए है, और ये क्या है आपका? छोटा वाला बी है। इसे मैं, ये क्या है आपका? बी है। ठीक है ना, दिस वन इज बी। ठीक है, तो आप इतना वापस आ गए, आपके पास रिजल्टेंट क्या बचा? रिजल्टेंट तो बस ये इतने ही दूर का बचा ना। रिजल्टेंट पिंक कलर से यहां पे डिनोट करूंगा। रिजल्टेंट कितना बचा? रिजल्टेंट इतना ही बचा ना। और रिजल्टेंट वैसे भी आप जानते हो कि ए के टेल से
पहले वाले के टेल से और दूसरे वाले के हेड तक ही ड्रॉ करते हैं। तो पहले वाले के टेल से पहले वाले का टेल ये हो गया, दूसरे वाले का बी का हेड ये हो गया, और ये हो गया हमारा, ये हो गया व्हाट हैपन, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आर, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आर। दिस वन इज योर रिजल्टेंट आर। और आर क्या मिला, आर इज इक्वल टू, अब इतना ही दूर का आर हो गया ना, तो दोनों के लेंथ, ए के लेंथ से बी के लेंथ को क्या कर दोगे, ए के लेंथ से बी के लेंथ को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ए के लेंथ से बी का लेंथ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ए के लेंथ से बी का लेंथ क्या कर दोगे, सिंपली माइनस कर दोगे। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। काम खत्म माय डियर, काम खत्म यहाँ पे। तो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। और अब इसका, इस आर का डायरेक्शन क्या होगा, इस आर का डायरेक्शन ए से अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, बट बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बीटा से जो होगा आपका, बीटा से जो होगा आपका 180, क्योंकि बी और आर का दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मान लो कि B का मैग्नीट्यूड A से क्या हो जाए, A से बड़ा हो जाए। B का मैग्नीट्यूड A से बड़ा हो जाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। A का मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वन पिक, इसी में अभी हम लोग कहीं दूसरी जगह नहीं गए हैं, अभी हम लोग कहीं नहीं दूसरी जगह गए हैं, इसी में है। जब थीटा आपका 180 डिग्री हो जाए तो, लेकिन अब क्या हुआ आपका, A का मैग्नीट्यूड B से क्या हो गया, थोड़ा B को और बड़ा कर दे रहा हूं मैं, A का मैग्नीट्यूड B से छोटा हो गया, A का मैग्नीट्यूड B से छोटा हो गया। व्हाट हैपन एग्जैक्टली हियर, विल सी, ठीक है ना, विल सी हियर। अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर एडिशन करना है हमें। द वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन वन आफ्टर अनदर, तो क्या हो जाएगा, ये आप B का टेल कहां ले जाओगे, B का टेल A के हेड पे ले जाओगे, और B को यहां पे मैं ब्लैक कलर से डिनोट करूंगा, ठीक है ना। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, दिस वन इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस वन इज योर इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और ये कहां पे आ गया, ये आपका B है, B का टेल A के हेड पे, और दिस वन इज योर B। ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका B है, ठीक है। और ये क्या है आपका, दिस वन इज योर, दिस वन इज योर A। इतने दूर का लेंथ क्या है आपका, इतने दूर का लेंथ आपका A है, ठीक है। तो मैंने अगेन कहा, एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, यही होता है ना, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि सपोज टू बी 20 मीटर गए और वापस आके 40 मीटर उसी मैंने अपोजिट डायरेक्शन में 40 मीटर चले गए वापस है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच तो 20 ही हुआ, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 20 गए और ऊपर उधर से जब लौटे तो 20 जितना चले थे उतना 20 को तो क्या कर लिया, ओवरलैप कर दिया आपने, और फिर से 20 पीछे चले गए। तो कितना नेट डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड तो 20 ही हुआ, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट क्या है आपका, पिंक कलर से यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा। फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। और ये ही आपका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होता है, पहले पॉइंट के, पहले वेक्टर के टेल से और दूसरे वेक्टर के हेड तक, दूसरे वेक्टर के हेड तक। इतनी बार बोल रहा हूं, ये चीजें अब तक आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए माय डियर। इतनी बार बोल रहा हूं कि रिजल्टेंट कहां से ड्रॉ होगा, पहले वाले के हेड से दूसरे, सॉरी, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा माय डियर, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस वन इज योर रिजल्टेंट, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के, और किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। एक इंसान चला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंसान चला 20 मीटर और फिर वापस आया, वही इंसान तो 20 मीटर तो आया ही आया, फिर 20 मीटर कहां चला गया, पीछे की तरफ चला गया। तो मेनली डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना, इसलिए 20 मीटर तो वो ओवरलैप कर दिया। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट का यही मिलेगा, बट इन किस डायरेक्शन में मिलेगा,
अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। इन द सेम वे यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट ए के अपोजिट मिल रहा है और बी के क्या मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है। यहाँ पे रिजल्टेंट पहले वाले केस में क्या था, रिजल्टेंट ए के, ए अगर बड़ा था, ये क्या था, कौन सा केस था, जब ए का मैग्नीट्यूड बी से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे अल्फा 0 डिग्री होगा और बीटा क्या होगा, 180 डिग्री। यानी कि जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे अल्फा क्या मिलेगा, ए और आर के बीच का एंगल कितना है, 180। ए इधर जा रहा है तो आर इधर जा रहा है, तो 180 डिग्री। और बीटा क्या मिलेगा यहाँ पे, बीटा 0 डिग्री। एंड आर, आर आर इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए एंड इन द सेम डायरेक्शन, आप लिख सकते हो एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बी, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बी। तो बी से 0 डिग्री का एंगल बनेगा, बट अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आपको 180 डिग्री हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होगी आप लोगों को माय डियर। ठीक है। इसमें किसी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट अ बिग डील। समझना, मैंने मैथमेटिक्स से भी समझा दिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी समझा दिया मैंने। ठीक है। मैथमेटिक्स से भी समझा दिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी समझा दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल मूव नेक्स्ट वन। यहाँ पे एक छोटा सा चीज समझाऊंगा। कई स्टूडेंट को एक जनरल दिक्कत आ जाती है, एक दिक्कत आ जाती है, और वो दिक्कत क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट सोचते हैं ना, आर, ध्यान से सुनना, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो जब आर का मैग्नीट्यूड लोगे ना माय डियर, तो ये क्या है आपका, यानी कि आप ए प्लस बी का कंबाइंड मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का क्या ले रहे हो, ए प्लस बी को ही आर कहते हैं ना, तो ए प्लस बी का कंबाइंड मैग्नीट्यूड ले रहे हो, ए प्लस बी का कंबाइंड मैग्नीट्यूड ले रहे हो। कंफ्यूज मत करना। अगर आप r इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर का मॉड ले रहे हो, यानी कि a प्लस बी का कंबाइंड इफेक्ट r ही है, तो a प्लस बी का कंबाइंड रिजल्ट ले रहे हो, मैग्नीट्यूड ले रहे हो। ठीक है। अब मैंने बताया कि थीटा एक, ये जनरली कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे फेस नहीं कर रहे हो। ठीक है। इसलिए मैं सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे डिस्कस करते रहा हूँ। ठीक है। आप मुझे एक रिकॉर्डिंग में देख रहे हो जहां मैं स्टूडेंट्स को डायरेक्टली फेस नहीं कर पा रहा हूं, तो उनके मन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, कोई सवाल आएगा, कोई दिमाग में कुछ, ठीक है ना, कुछ भी उठेगा सवाल, तो कैसे आप सॉल्व करें। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज मैंने क्लास के अंदर देखे हैं, वो सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि अगर मान लो कि थीटा 0 है, तो मैंने क्या बताया था, आर इज इक्वल टू, आर का मैग्नीट्यूड सिंपली ए प्लस बी लिखोगे, बताया था मैंने। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आंसर सुनना, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, जब थीटा 0 है, तो आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर थीटा 0 है, तो क्या लिख सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड। देखिए ये सवाल जनरली आ जाता है, और ये सवाल इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करें। ठीक है। क्या ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम तभी हो सकता है जब आपका थीटा 0 डिग्री हो। ये दोनों सेम है क्या, नहीं साहब, ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम तभी हो सकता है जब थीटा 0 डिग्री हो। ये क्या है, ए प्लस बी का कंबाइंड इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, रिजल्टेंट है, और उसका मैग्नीट्यूड, तो आर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली, बी का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली, उन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, और ये दोनों चीजें सेम तब होंगी जब आपका ये क्या हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अदरवाइज
अदरवाइज अदरवाइज अदरवाइज थीटा एनीथिंग एनीथिंग एक्सेप्ट 0 डिग्री, एक्सेप्ट 0 डिग्री, ए प्लस बी नेवर बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब कंबाइंड, ए प्लस बी का मतलब कंबाइंड इफेक्ट, जिसे रिजल्टेंट कहते हैं, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नेवर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ए प्लस बी नेवर बी इक्वल टू ए इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर थीटा एनीथिंग हो एक्सेप्ट 0 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल कब है, जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो कंफ्यूज मत होना माय डियर, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन जहां वही कंपटीशन लटका, ठीक है ना, वही कंपटीशन लटक जाएगा, वही कॉन्सेप्ट लटक जाएगा, एक बार जान लीजिए। कंफ्यूज हो, देखिए नॉलेज के लिए कंफ्यूज होना भी जरूरी है, लेकिन लेकिन उस कंफ्यूजन से बाहर निकलो सही रिजल्ट लेके, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा ए प्लस बी, और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपका दे दिया ऑब्जेक्टिव, मामला गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो होगा क्या, मैंने कहा कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए प्लस बी का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, रिजल्टेंट है, और वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये दे रहा है, ठीक है ना। और ये क्या दे रहा है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये स्केलर एडिशन है, सिंपल, ये स्केलर एडिशन है, ये वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड ले रहे हो, ये सिंपल क्या मिल रहा है आपको, स्केलर एडिशन मिल रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। अदरवाइज थीटा कुछ भी लो, 0 डिग्री अगर नहीं है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कभी भी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ए प्लस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ बी कभी भी नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रहे। इन द सेम वे इन द सेम वे इफ इन द सेम वे इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी आर क्या है, ए प्लस बी, ओह सॉरी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, आर क्या है, ए प्लस बी, ये वेक्टोरियल एडिशन है, वेक्टोरियल एडिशन का मैग्नीट्यूड लो, वेक्टोरियल एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिलेगा, वेक्टोरियल एडिशन पहले करोगे तब उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हो, ये आर मिलेगा, और वेक्टोरियल जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक चीज और बता दूंगा, चलो अब एक ही जगह मैं सारा कुछ बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। एक ही जगह कुछ न्यूमेरिकल्स में भी रखते हैं, कुछ डिस्कस करने के लिए, जब न्यूमेरिकल डिस्कशन करूंगा। ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, जब थीटा 180 डिग्री, तो ये ए प्लस बी, ये वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड है, विच इज आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और यहाँ पे क्या है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी का सिंपल सब्सट्रैक्शन है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज एग्जैक्टली योर एनालिसिस। मेरे हिसाब से ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, कि इस कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, फोर्थ पॉइंट मेरे हिसाब से हमने डिस्कस कर लिया था, फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लिया है। अब चलिए फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री कह लो या पाई बाई 2 कह लो, मैंने कहा कि सेम मैग्नीट्यूड के लिए ए एंड बी, थीटा चेंज करोगे क्या मिलेगा माय डियर, आपका वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या होता है आप जानते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा 0 डिग्री, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये ए है, दूसरा बी है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री है। तो आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा, सिंपल रिजल्टेंट पाइथागोरस रूल को फॉलो करेगा, that resultant is equal to रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 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 2ab cos थीटा, cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो 2ab cos थीटा 0 हो जाएगा, तो सिंपली क्या बन जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हो कि पाइथागोरस रूल हाइपोटेनस कैसे देते हैं, तो हाइपोटेनस आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो।
तो सिंपली कहने का मतलब ये है, सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी सेम रहने दो, ए और बी मैंने बताया भी तो कि आप कर सकते हो, ए और बी, ए और बी सेम, ठीक है, magnitude of A and magnitude of B remains the same. If we will change the theta, the magnitude of resultant changes. ठीक है, अगर 0 डिग्री था तो कुछ अलग, 0 डिग्री के अलावा 15 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये आप करके देखना, स्केलिंग से रिजल्टेंट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। फिर उसके बाद 120 डिग्री कर देना, 120 डिग्री कर देना, 120 डिग्री कर देना, ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, थीटा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, फिर घटना शुरू हो जाएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता शुरू चला जाएगा। और फाइनली रिजल्टेंट जब 180 डिग्री कर दोगे तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा मिलेगा। ए और बी का आपने मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं किया है, ए और बी का मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं किया है, सिर्फ थीटा आपने चेंज किया है। और आर के वैल्यू में आप चेंजेस देखोगे, इस केस में जो सबसे बड़ा आर का वैल्यू मिलेगा वो कब मिलेगा माय डियर, जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा। और सबसे छोटा वैल्यू कब मिलेगा, जब आपका थीटा क्या हो जाए, थीटा आपका 180 डिग्री हो जाए। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, इस पे एक सवाल मैं दूंगा, ठीक है, इस केस को याद रखिएगा, इस पे मैं एक सवाल दूंगा, इस केस को याद रखिएगा, इस पे एक सवाल दूंगा। इफ फॉर इफ ऐसा लिख लो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी डू नॉट डू नॉट change do not change, only theta will change, only theta will change, only theta will change, then the maximum maximum value of maximum value of r मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। जब ये कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इज द ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ऊपर वेक्टर ने साइन नहीं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं, ऊपर वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं। मॉड का मतलब सिंपली क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, वेक्टर साइन देने का मतलब अलग हो जाता, ठीक है। सिंपल स्केलर, स्केलर को क्या कर दिया आपने, सिंपल स्केलर जो भी मैग्नीट्यूड होगा उनको सब्सट्रैक्ट कर दिया, लेकिन निकलेगा क्या बाहर, पॉजिटिव ही निकलेगा। फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूं, देखना ऊपर वेक्टर, इसका मतलब अलग हो जाता है, इसका मतलब अलग हो जाएगा, इसका मतलब अलग हो जाएगा, इसका मतलब अलग हो जाएगा। ये नॉट इक्वल टू ए माइनस बी है, ये स्केलर क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। मैंने स्केलर क्वांटिटी का सब्सट्रैक्ट करके उसमें मॉड लगा दिया है। मॉड का मतलब सिंपली क्या मिलेगा, वो हर हाल में पॉजिटिव मिलेगा, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, डजंट मैटर, ये निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नेवर बी नेगेटिव, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नेवर बी नेगेटिव, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नेवर बी नेगेटिव। तो ये चीजें, सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। दैट ए माइनस बी नेवर बी इक्वल टू स्केलर, ये स्केलर सब्सट्रैक्शन है, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन है, स्केलर सब्सट्रैक्शन में मॉड लगा दिया है। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, डजंट मैटर, तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि मॉड ऑफ आर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इज ए माइनस बी। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, यानी कि आर का वैल्यू जो हमें मिलेगा, आर का जो वैल्यू मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, यही मिलने वाला है आपको, दैट इज
यू कैन गेट ए और बी का आपने क्या किया है, वैल्यू चेंज नहीं किया है, सिर्फ थीटा चेंज किया है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आर मिलेगा ये मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू जो आर मिलेगा ये मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब थीटा आपका 180 डिग्री, ये कब मिलेगा, जब थीटा आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच आपका एंगल अगर है, थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है, तो आर का वैल्यू चेंज करेगा, और आर का वैल्यू जो भी होगा इन्हीं दोनों के बीच होगा। आर का जो भी वैल्यू होगा इन्हीं दोनों के बीच होगा। आर का जो भी वैल्यू होगा इन्हीं दोनों के बीच होगा माय डियर। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इस पे एक सवाल हम लोग देखते हैं, उसके बाद सवाल इन द सेंस एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी आपका एक क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, तो देखते हैं हम लोग, विल सी। सॉरी सॉरी, आइए देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन देना मैं भूल गया था, इसका ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं, डोंट वरी। ठीक है, I'll see, I'll give you ऑप्शन। पहले मैं दे दे रहा हूं 4 cm, ए ऑप्शन है 4 cm एंड 60 cm। बी ऑप्शन है 1 cm 15 cm, 1 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन विल बी 20 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। एंड देखो ये नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं, अच्छा चलो दे दे रहा हूं मैं, स्पेस बन जाएगा। डी ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। देखिए माय डियर, ये चार ऑप्शन है, ये आपका क्या है, दैट वन इज योर सिंपल एग्जांपल्स। एक आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं उसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, the magnitude of pairs of displacement vector are given किस फॉर्म में, ऑप्शन के फॉर्म में, are given, ऑप्शन के फॉर्म में are given, which pairs of displacement vectors cannot be added to give resultant vector of magnitude 13 cm। देखिए हिंदी में समझा दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, एक बार पढ़ दिया क्योंकि हो सकता है कि लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लैंग्वेज पॉज करके लिख सकते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर given which pairs of displacement vectors cannot be added to give a resultant vector of magnitude 13 cm। ठीक है, पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑप्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हिंदी में समझा दे रहा हूं कि ये जो चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है ना, इन चारों में से किसको ऐड करने पे 13 सेंटीमीटर मिलेगा, और किसको ऐड करने पे 13, चाहे कुछ भी हो जाए 13 सेंटीमीटर नहीं मिल सकता। किनको ऐड करने पे 13 सेंटीमीटर रिजल्टेंट मिलेगा, और किनको ऐड करने पे 13 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा। फिर से कह दे रहा हूं कि ये चारों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का पेयर है, जो चाहिए ना, इसे सब में, इसे ए मान लो, इसे क्या मान लो, बी मान लो। 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे थीटा एनीथिंग बिटवीन, थीटा नहीं दिया हुआ तो थीटा खुद से रियलाइज करना है। थीटा एनीथिंग बिटवीन, थीटा एनीथिंग बिटवीन व्हाट, एनीथिंग बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आना कितना चाहिए, सबका मैग्नीट्यूड 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। कौन सा ऐसा पेयर है जिसका मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी एडेड, ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। कितने आपको जोड़ेंगे तो 13 मिलेंगे, कितने नहीं जोड़ेंगे तो आपको 13 नहीं मिलेंगे। आइए देखते हैं, विल सी। मैंने कहा कि थीटा नहीं दिया हुआ, थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज तो हम जानते हैं माय डियर कि इन पेयर ऑफ मैग्नीट्यूड्स के लिए रिजल्टेंट जो मिलेगा, पहले वाले के लिए जो रिजल्टेंट मिलेगा लेस देन इक्वल टू 16 4 20, 20 और ग्रेटर देन इक्वल टू 16 में से 4 माइनस हुआ 12, 12 और 20, थीटा कुछ भी क्यों ना हो 0 से 20 के बीच में, 12 से 20 के ही बीच में इसका रिजल्टेंट आने वाला है।
12 से 20 के बीच में ही इसका रिजल्टेंट आने वाला है, 12 से 20 के बीच में ही रिजल्टेंट आने वाला है। अब देखो 12 से 20 के बीच में 13 आता है, यानी कि इस पर्टिकुलर पेयर के लिए 13 मैग्नीट्यूड पॉसिबल है। तो चलिए इसे राइट कर दिया मैंने कि ठीक है भाई इसके लिए पॉसिबल है, इसके लिए मैं लिख दे रहा हूं पॉसिबल। 1 और 15 सेंटीमीटर के लिए देखते हैं। तो 1 और 15 सेंटीमीटर के लिए देखा जाए तो आर जो है हमारा, थीटा कुछ भी क्यों ना हो, अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी का है तो थीटा कुछ भी क्यों ना हो, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा 15 1 16 आएगा, और मिनिमम जो वैल्यू आएगा 14 आएगा। 14 और 16 के बीच, 14 15, 14 से 16 के बीच कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, 14.5, 14.6, 14.55, 14 कुछ भी 14 से लेके 16 तक इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, और इनफाइनाइट थीटा हो सकता है 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो वो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, 14.65, 14.7777 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 16 तक जा सकता है वो, 15.2, 15.3, 15.55, 15.97 कुछ भी हो सकता है। थीटा चेंज करते जाओ, रिजल्टेंट का वैल्यू चेंज होता जाएगा, लेकिन वो जब भी रिजल्टेंट मिलेगा कुछ भी थीटा चेंज क्यों ना करो, 14 से 16 के बीच में ही मिलेगा। 14 मिनिमम वैल्यू, 16 मैक्सिमम वैल्यू। 16 तब मिलेगा जब 0 डिग्री होगा, 14 तब मिलेगा जब 180 डिग्री होगा। तो यानी कि 14 से 16 के बीच में माय डियर 13 नहीं आएगा, तो बी जो है हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। बी के लिए 13 आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बी के लिए 13 आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, सॉरी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सॉरी नॉट पॉसिबल। बी के लिए, बी के लिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। 13 नहीं आ पाएगा बी के केस में। सी के केस में देखें, सी के केस में देखें तो सी के केस में आप भी अब कर सकते हो माय डियर, ये मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो है सी के केस में 20 7 27, मैक्सिमम जो आ सकता है 27 आ सकता है, और मिनिमम जो आ सकता है 13 आ सकता है। तो 13 तो इटसेल्फ 13 से 27 के बीच में, 13 तब आएगा जब थीटा आपका 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 13 इटसेल्फ इन्वॉल्व है इसमें। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी पॉसिबल होगा आपका, इस केस में भी पॉसिबल है, 13 मैग्नीट्यूड वाला पॉसिबल है रिजल्टेंट। और फाइनली डी देख लेते हैं, फाइनली डी देख लेते हैं। तो डी के केस में मैग्नीट्यूड आर लेस देन इक्वल टू 8 14 एंड दैट वन इज 2। इस केस में 2 से लेके 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 2 से लेके 14 के बीच में अगेन 13 है, तो इस केस में भी मैग्नीट्यूड 13 पॉसिबल है, इस पेयर में भी 13 पॉसिबल है, इस पेयर में भी 13 पॉसिबल है, इस पेयर में भी 13 पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ नॉट पॉसिबल किसमें है, 1 और 15 सेंटीमीटर वाले पेयर में नॉट पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन कह रहा है कैन नॉट बी एडेड। तो कौन ऐसा पेयर है जिसे ऐड करके हमें 13 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा, कौन सा ऐसा पेयर है जिसे ऐड करके हमें 13 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा, तो आप ऑप्शन कौन सा दोगे, बी विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाता है, ये तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा दिया मैंने, मैं तो खट से दिमाग में कैलकुलेशन जो मैंने बताया है, दिमाग में कैलकुलेशन, हाँ भाई 16 4 20, 16 में से 4 गया कितना 12, 12 से 20 के बीच में हमारा क्या है 13 है, यानी कि 13 हो सकता है। 15 1 16, 15 माइनस 1 14, 14 से 16 के बीच आपका नहीं है, यही आपका ऑप्शन है, खट से काम खत्म। 20 से 7 27, 20 से 7 13, 13 से 20 यानी कि 13 है वहां पे, ये आपका पॉसिबल है। 6 से 8, 8 से 14, 8 में से 6 गया 2, 2 से 14 के बीच अगेन 13 है, तो इसमें भी डी में भी पॉसिबल है, जो नॉट पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ बी में पॉसिबल है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, दैट वन इज योर फाइनल कैलकुलेशन, दैट्स इट। यही तो है, क्या है इसमें, नथिंग। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा कुछ एक दो पॉइंट और है, एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर विल मूव टू द सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और जो एक दो पॉइंट बचा हुआ है वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।